जी, वेलकम टू लीगल लेंस। आज हम समझेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और ये पर्टिकुलर टॉपिक ये जुडिशरी हो या यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में समझाया है क्योंकि आपको ईजिली समझ आ जाए और एक बेसिकली ये रिवीजन के लिए हो। और अगर इसको प्रॉपर वे में बनाया जाए तो ये कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो बनेगा इसमें। तो उतना वैसा समझाना मेरे लिए मुझे लगा कि ये सिंपल होगा, टेबुलर फॉर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर कंटेंट समझाने से पहले मैं आपको 2 आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला आर्टिकल है 368। 368 क्या कहता है? 368 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है अमेंडमेंट करने के लिए। और 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 विच इज इंक्लूडेड अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी कानून है जो संविधान बनने से पहले हो, मतलब कि संविधान जब से इफेक्ट में आए उससे पहले हो, उस पर्टिकुलर कानून को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर वो वायलेशन में होगा तो वो वॉइड हो जाएगा। तो दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर कोई कानून आफ्टर इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस पर्टिकुलर कानून को चेक करना चाहिए कि दैट इट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। 13 क्लॉज 3 ये कहता है कि लॉ क्या है। तो लॉ एक लेजिस्लेशन है, क्या नोटिफिकेशन लॉ है, क्या सर्कुलर लॉ है, या नोटिसेज लॉ है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बताता है लॉ क्या है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 भी इंक्लूड किया गया है, दैट केम आफ्टर अमेंडमेंट, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1951 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर जजमेंट में फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट में आर्टिकल 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल को इंक्लूड किया गया था, जिसमें पार्लियामेंट ने लॉ बना के जो प्रॉपर्टी है, लैंड रिफॉर्म्स कुछ इंक्लूड किए गए थे उस पर्टिकुलर लॉ में। और आर्टिकल और शेड्यूल 9 को इंक्लूड इसीलिए किया गया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट क्योंकि अगर वो वैसा कानून, आप इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे कि कोई भी कानून हो। जैसे मैंने बोला कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी कानून इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो तो वो वॉइड होगा। पर 9 शेड्यूल इसलिए बनाया गया कि वो सारे कानून को जो इवन दो इट इज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसको हम इंक्लूड कर देते हैं 9 शेड्यूल के अंदर। तो 9 शेड्यूल के अंदर उसको बनाने का यही मकसद ही था कि अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज भी करता हो 9 शेड्यूल, अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज भी करता है अगर कोई एक्ट, तो उसको 9 शेड्यूल में डाल देंगे तो वो पर्टिकुलर एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ठीक है। तो 13 टॉक्स अबाउट अगर वायलेशन में हुआ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, 9 शेड्यूल में डालने से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। तो इसीलिए 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन इश्यूज इसमें ये उठा, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स? तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है यस, आर्टिकल 368 अलाउज अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 मींस ओनली ऑर्डिनरी लॉ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कि अगर ऑर्डिनरी लॉ, इसमें लॉ का मतलब ऑर्डिनरी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब आप सोचो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो इनका ये बोलने का मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो अगर वो वायलेशन में भी होगा फंडामेंटल राइट्स का, तो वो 13 से बाहर नहीं, मतलब 13 से उसको वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 मींस ओनली ऑर्डिनरी लॉ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 17th अमेंडमेंट इसमें चैलेंज हुआ था। वही रीअफर्म्ड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, सेम ही बात बोला उन्होंने। यस फॉलोड शंकरी प्रसाद। उसके बाद गोलकनाथ का जजमेंट है 1967 में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रिकंसिडर्ड अर्लियर रूलिंग, उसको रिकंसिडर करता है और चेंज कर देता है। अब उसमें क्या कहते हैं गोलकनाथ केस में कि नो लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो। ठीक है। दूसरी चीज ये कहता है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्लियरली कह देते हैं कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर ही नहीं सकती। अब 1971 में क्या हो, अभी ऐसे होने से क्या हो गया कि पार्लियामेंट का पावर कम हो गया इस पर्टिकुलर जजमेंट से। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने 1971 में एक अमेंडमेंट लाते हैं जिसका नाम है 24th अमेंडमेंट एक्ट। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से जो गोलकनाथ में जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसका इफेक्ट ही खत्म कर दिया। ओवररूल्ड गोलकनाथ बाय चेंजिंग आर्टिकल 13 एंड 368, चेंज करके कुछ अमेंडमेंट करके 24th अमेंडमेंट से गोलकनाथ का इफेक्ट जो लॉ इसमें जो जजमेंट में आया था, जो इस पर्टिकुलर जजमेंट में आया था लॉ इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज कर दिया इन्होंने। और आफ्टर दिस अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल। मतलब पार्लियामेंट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट चल रहा था। ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट ने अपना पावर एक्सरसाइज करके
ओवर रूल कर दिया गोलकनाथ के जजमेंट को। और अब इसमें अब पावर क्या हो गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। नाउ आफ्टर दिस जजमेंट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केम इन द ईयर 1973। फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये होता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया कि यहाँ लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी चल रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से जजेस ने अपने दिमाग लगाए और ऐसा बना दिया कि नाउ पार्लियामेंट ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ द सुप्रीम, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है, हो सकता है कि मुझे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर लगे सुप्रीम कोर्ट का ना लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या हाईलाइट किया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक स्ट्रेट जैकेट आप डेफिनेशन नहीं दे सकते बेसिक स्ट्रक्चर का। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर जजमेंट से अपना भी पावर एक्सरसाइज करके एक स्कोप बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, और उसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे देता है वाया आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 5। रिमूव्ड कोर्ट रिव्यू, अब कोर्ट का रिव्यूइंग पावर जो है उसको हटा देता है पार्लियामेंट, और 42nd अमेंडमेंट से पार्लियामेंट अपने आप को बहुत वाइड स्कोप अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर एक्सरसाइज करता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को खत्म करने के लिए, ठीक है। एक्सपेंडेड पार्लियामेंट्स ऑथोरिटी लेटर चैलेंज, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। टेस्टेड वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट प्रोविजन स्ट्रक डाउन। अब इसमें क्या होता है कि जो ये अमेंडमेंट था 47 में, ये मिनर्वा मिल्स के जजमेंट में चैलेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद जब वैलिडिटी चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 368 क्लॉज 4 एंड 368 क्लॉज 5 को स्ट्रक डाउन कर दिया और अपहेल्ड कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड पावर टू अमेंड एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि जुडिशियल रिव्यू और लिमिटेड पावर टू अमेंड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जुडिशियल रिव्यू और लिमिटेड पावर टू अमेंड को बेसिक स्ट्रक्चर माना, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बात दोहराया कि जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी, ऑल थ्री आर द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। उसके बाद यहाँ ये पर्टिकुलर जुडिशियल जो बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जजमेंट आते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें मेनका गांधी वर्सेस राजनारायण, उस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो बहुत सारा इसमें जजमेंट आता है। बाद में आयर कोयलो का जजमेंट आता है जिसमें बहुत सारे जजमेंट आते हैं। उसमें आज भी सुप्रीम कोर्ट को जब लगता है तो बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और so that I can come with more and more videos and in very simple and in less timings, ठीक है। So thank you, जय हिंद, जय भारत।